ठीक है, देखिए जे एक्ट 2015 और चैप्टर नंबर है अपना 5। चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है आपने अगर पढ़े हैं ढंग से, चैप्टर नंबर कौन सा है 3 और चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 3 और 4 में क्या है कि यहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड के बारे में बताया हुआ है, जे बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं जे बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रखा है। सिमिलर ऑड नंबर में ऐसे ही याद रखो, ऑड नंबर में जो है वो बोर्ड और कमिटी के बारे में बताते हैं, CWC। तो CWC जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, और यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है चैप्टर नंबर 5 में, और चैप्टर नंबर 3 में जे बोर्ड के बारे में बता रखा है। ठीक है, इसी तरीके से इवन नंबर जब आएगा आपका तो वहां पर क्या याद रखना है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 4 जो है वो प्रोसीजर बताता है, और डील कौन से किससे करेंगे, ये एक्सक्लूसिवली डील जे बोर्ड सीसीएल की कैटेगरी से। यहां पर किससे डील करेंगे, तो CNCP से डील करेंगे, तो उनका प्रोसीजर बताया हुआ है। ठीक है, सेम ही चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस कंसिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी, इसका ही याद रखना है आपको। बस बॉडी के अंदर कितने, जो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है उसके अंदर कितने कंसिस्ट मेंबर हैं, कितने लोग हैं उसके अंदर विहित किए गए हैं, उनके बारे में जो बताया हुआ है वही है इसमें मेन डिफरेंस। जैसे कि यहां पर आपको 3 मेंबर पढ़ने को मिल रहे थे, जैसे जे बी लिख रहा है ना, तो जे बी ऐसे करके 3 समझ लो। तो इसमें 2 सोशल वर्कर थे, ठीक है, एक कौन था, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जो कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द जुरिस्डिक्शन और एरिया। जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। और अगर अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो ये मैंने आपको CRPC के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 3 बताया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस के बारे में। इसी तरीके से CWC भी है। यहां पर आपको कुछ सेक्शन, देखो सेक्शंस भी इस तरीके से याद रखने, ये प्री में क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के आपके सामने। तो सेक्शन जो है यहां पर आपने ये देख लिया था कि सेक्शन नंबर 4 से स्टार्ट था, और सेक्शन नंबर कितने थे 9। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 10 से स्टार्ट था, कितने 26, और फिर 27 से स्टार्ट है, और करीबन करीबन 30, और 31 से लेकर के और करीबन करीबन 39 तक के सेक्शंस, 38 तक के सेक्शंस को कवर करता है ये आपका। ठीक है, तो अब बेसिक जो चीज चल रही है हमारी वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। किसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, या अपन कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं इसका गठन किया जा रहा है। किसका, CWC का। देखिए अब निकाल लीजिए। तो टॉपिक का नाम जैसे कि टाइटल बता रखा है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इसका टाइटल है। अब देखो इसके बारे में बता रखा है कि इसको बनाएगा कौन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के इंप्लीमेंट करवाने के लिए कौन प्रोसेस करेगा, स्टेट करती है। तो स्टेट ने क्या करा, बोर्ड बनाया, उसने ही कॉन्स्टिट्यूट करा बॉडी को। ठीक है, बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया। इसी तरीके से CWC भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगी नहीं करेगी, वो एजेंसी तो है इस एक्ट के लिए, वो भी इसका एक्ट को इंप्लीमेंट करने में अपना सहयोग करेगी। तो यहां पर इसको भी स्टेट गवर्नमेंट ही क्या कर रही है, कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। डिस्ट्रिक्ट वहां पर भी थी, डिस्ट्रिक्ट यहां पर भी है, सेम ही चीज है। देखिए क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज। क्लियर है, तो यहां पर कह रहा है नोटिफिकेशन में निकलेगा, लेकिन शैल शब्द का यूज किया है, अंडरलाइन कर लीजिए। शैल का मतलब मैंडेटरी है कि एक या एक से ज्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर नोटिफिकेशन के जरिए उसको कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी कि कहां पर किस तरीके की हमने कमिटी का गठन किया है। ये काम किसका होगा, स्टेट का होगा। क्या यही चीज जो है आपने जे बोर्ड में पढ़ी थी, क्या वहां पर भी शैल मैंडेटरी था ना, मैं तो नहीं था ना कि डिस्क्रिप्शन है कि भाई यहाँ पर जरूरत ही नहीं, बच्चे ही नहीं है यहाँ पर, तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो, और यहाँ पर ऐसे कोई डिस्प्यूट होता ही नहीं है, ये तो सब जगह है, तो इसलिए शैल शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। अब मेन बात आती है कि कमिटी का गठन क्यों किया जा रहा है। तो हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, प्रीएम्बल पढ़ी थी, उसके अंदर ही इस चीज के बारे में पढ़ लिया था, सेम जे बोर्ड के लिए था, यहाँ पे भी यही था। सेक्शन नंबर 1 का क्लॉज 4 भी हमने देखा था कि किससे डील करेगा, कैसे करेगा, बोलो हाँ या ना, तो उसमें भी ये चीज देख ली थी।
उसी के बारे में बता रहा है कि इसको बनाया क्यों गया है। तो कह रहा है फॉर द एक्सरसाइजिंग द पावर्स टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज कन्फर्ड ऑन सच कमिटी इन रिलेशन टू द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। मतलब सब्जेक्ट मैटर भी पता चल गया। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? सीएनसीपी। इससे रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा इसके पास तो उसको अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा, परफॉर्म करेगा और अपनी पावर का इस्तेमाल भी करेगा, तभी तो डिस्चार्ज होंगे सारे फंक्शन, तभी उनको केसेस को हैंडल कर पाएगा। तो उसी के बारे में बता रखा है। और साथ ही साथ क्या कह रखा है कि अब इसके अंदर जब ये कमेटी गठित की जाएगी तो अब लोग अपॉइंट किए जाएंगे इसमें, ठीक है, अपॉइंट किए जाएंगे। तो अपॉइंट करोगे तो फिर उसके अंदर उन लोगों को ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी ना, उस ट्रेनिंग के बारे में कह रहा है। और इसके लिए क्या लिखा है? इंश्योर दैट इंडक्शन ट्रेनिंग and sensitization of the all members of the committees provided within the 2 months from the date of the notification। अब ये आपको पहले ही पढ़ लिया था आपने, जेजे बोर्ड के बारे में पढ़ा था, जेजे बोर्ड में भी सेम था। वहां पर कितना था? 60 डेज। कब से? उन व्यक्तियों के अपॉइंटमेंट से। लेकिन इसने क्या किया है? ये कह रहा है कि कमिटी का जब गठन हो रहा है, कमिटी का कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, तो जिस दिन से नोटिफिकेशन निकाल रहे हो ना, तो उस दिन से ही क्या करो, उन मेंबर्स की ट्रेनिंग चालू करवा दो। और वो भी 2 महीने के अंदर अंदर उनकी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए जिससे कि वो आगे का काम कर सके। तो पहले ही इसने ये चीज भी बता दी है। अब ये सेंसिटाइजेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है? तो ये कह रहा है कि जिन बच्चों को संभालने की बात हो रही है ना, उन बच्चों को डील कैसे किया जाएगा, किस तरीके से उनके लिए ऑर्डर पास करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से रूल रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, उन बातों की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आगे सबसेक्शन नंबर 2 देखिए, यहां पर कमिटी के अंदर कंसिस्ट मेंबर के बारे में बता रखा है। तो अगर मैं कहूं तो पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रखा है। दूसरा क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन किसकी? बॉडी। बॉडी क्या है यहां पर? सीडब्ल्यूसी। दूसरा क्या कह रहा है? मेंबर्स के बारे में कह रहा है कि कंसिस्ट कितने करेंगे इसके अंदर, बैठेंगे कितने। तो कितने हैं इसमें टोटल? 5 मेंबर होंगे इसके अंदर। तो 5 में कौन कौन है? पहला तो चेयरमैन है एक, तो ठीक है, चेयरमैन चेयरपर्सन सेम ही है। दूसरा क्या है? 4 इसके अंदर क्या होंगे? सोशल वर्कर टाइप में होंगे, जो आपने वहां पढ़े थे ना, सेम ही लोग हैं ये। लेकिन इनमें से 4 में से एक जो है वो क्या होना चाहिए? महिला का होना जरूरी है। वहां पे भी सेम ही था क्या? महिला जो है वो कंपलसरी है इसके अंदर, सेम ही चीज है, बस इसमें 2 और बढ़ा दिए। वहां पर 2 ही थे सोशल वर्कर, यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा में कर दिए हैं, सेम ही चीज है। वहां पर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट था, यहाँ चेयरमैन है, चेयरपर्सन जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मे थिंक फिट टू द अपॉइंट, अपने हिसाब से अपॉइंट कर लेगी जिस व्यक्ति को करना है। लेकिन क्या ऐसी कर लेगी क्या? उसके लिए क्वालिफिकेशन तो चाहिएगी ना। तो क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए भी अलग से प्रोविजन बता रखा है। लेकिन कह रखा है कि टू ऑफ हुम एटलीस्ट 1 शैल बी अ वुमन। उनमें से वो जो 4 बनाए जा रहे हैं ना, उनमें से एक क्या होगी? महिला का होना जरूरी है। और दूसरा, लेकिन ये सारे के सारे जो भी 4 लोग बनाए जा रहे हैं इसके अंदर, ये किसके एक्सपर्ट होने चाहिए? चिल्ड्रन से डील करने के एक्सपर्ट होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वालिफिकेशन। इस क्वालिफिकेशन के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि जेजे बोर्ड के मेंबर जब बन रहे हैं तो वहां पर कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए था? 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। अगर कि आपने बच्चों से डील किया है 7 साल तक, तो आपको क्या बनाया जाएगा? मेंबर बनाया जाएगा जेजे बोर्ड का। सेम यहां पर भी सिचुएशन है। या आपको डिग्री मिली हुई होनी चाहिए। डिग्री किस किस में थी? बस इन्हीं में डिग्री चाहिए आपको। तो अगर यही चीज सेम क्वालिफिकेशन हो गई कि नहीं हो गई? तो कोई डिफरेंस नहीं है। इस क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसने केवल इतना सा लिख के छोड़ दिया यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से अपॉइंट कर लेगी। वो पढ़ने को मिलेगा, तभी मैंने बताया ना कि ये सारी चीजें आगे मिलेंगी पढ़ने को, लेकिन उसने अभी कंसर्न चिल्ड्रन से रिलेटेड छोड़ दिया है। क्लॉज 3 देखिए, क्लॉज 3 के अंदर आपको और पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर लिख रखा है कि अब ये कमिटी तो बना दी, लेकिन कमिटी के लिए भी
इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए, अब सपोज करो इनको कोई व्यक्ति चाहिए, कमिटी ने तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसे काम कौन करवाएगा, कमिटी के ऑर्डर को पे काम कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, तो उसके लिए कह रहा है कि सेक्रेटरीट का होना जरूरी है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कर सके इनके ऑर्डर्स का। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है एक, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इस यूनिट के अंदर से एक व्यक्ति निकाला जाएगा जिसको हमने क्या बोला है, सेक्रेटरी लिखा है, शेल प्रोवाइड अ सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी जो होगा आपका, ये क्या करेगा, ये सेक्रेटरियल जो भी काम होते हैं स्टाफ के, जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जो कोई समन या कुछ भी भिजवाना है, वो सारे काम इसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं, इसलिए उसी यूनिट में से एक व्यक्ति को निकाला गया है। ठीक है, और कह रहा है कि अगर अदर स्टाफ की भी जरूरत होगी तो वो भी इसी सपोर्ट के काम करेंगे और इफेक्ट करेंगे किसके फंक्शंस को, जो CWC जो भी ऑर्डर दे रही है ना, उनका इफेक्ट इंप्लीमेंटेशन करवाने का, एग्जीक्यूट करवाने का काम, ये इनका काम होगा, ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के सेक्रेटरी का। अब ये सेक्रेटरीट क्या करेगा, ये खुद थोड़ा काम करता है, ये भी आगे पास करेगा, और ये किससे कहेगा, DCPU से, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से ही कहेगा, उन्हीं में से तो एक व्यक्ति निकाल के बनाया ना, तो वही सेम चीज है। फिर आगे देखिए क्लॉज 4। अब क्लॉज 4 के अंदर क्या बता रखा है, तो यहां पर आप चाहो तो ये लिख सकते हो सेक्रेटरी, ये आ गया 3 में। अब चौथे में क्वालिफिकेशन बता रखी है, क्या वहां पे भी क्वालिफिकेशन चौथे में ही बता रखी थी क्या, वहां पे भी वही बता रखी थी। तो कह रहा है अब कमिटी के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करना अब हमें, तो मैंने बताया था क्वालिफिकेशन में क्या, 7 साल का एक्सपीरियंस, आप यहां लिख सकते हो एटलीस्ट 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिग्री होनी चाहिए। डिग्री किन में, तो 4 सब्जेक्ट बताए थे ना, 4 सब्जेक्ट के अंदर डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें कुछ और बताने की तो जरूरत नहीं है ना। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर सिलेक्शन करना है, क्या करना है, सिलेक्शन करना है किसी का, तो उसके लिए यहां पर तो क्वालिफिकेशन बता दी, अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। यहां पर ऐसे लिख लीजिए 4A। डिस्क्वालिफिकेशन की बात कौन कर रहा है, तो सेम ग्राउंड है जो आपने जे बोर्ड में पढ़े थे, सेम ग्राउंड है CWC के, कोई डिफरेंस नहीं है, देख लो चाहे तो, ह्यूमन राइट, चाइल्ड राइट का वायलेशन नहीं किया होना चाहिए उसने, ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड उसका खराब नहीं होना चाहिए, मॉरल टर्पिट्यूड का कोई ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए। ये शब्द याद रखना जो यहां पर लिखा हुआ है, कन्विक्शन हैज नॉट बीन रिवर्स्ड, ये बताया था ना मैंने एक्सप्लेन करके, कि कन्विक्शन या तो उसकी रिवर्स हो गई हो तो फिर तो क्वालिफाइड हो जाएगा ना। अगर कन्विक्शन को ही हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई इसको सजा नहीं होनी चाहिए तो निर्दोष है, तो फिर वो कन्विक्टेड पर्सन माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा उस केस में। लेकिन रिवर्स नहीं हुई है, या फुली तौर पर पार्डन नहीं मिला है उसे, कन्विक्ट तो हो गया लेकिन पार्डन कर दिया उसे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिलीफ ही हो गया पूरे तरह से। लेकिन अगर आधा कन्विक्ट आधा पार्डन किया है, कह रहा है कि 4 साल की सजा माफ तुम्हारी, 3 साल की काट लो, तो सजा तो मिल गई ना, तो फिर ऐसे केस में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है कहीं पर, इंडिया के सेंट्रल स्टेट के कहीं पर भी सरकारी अफसर बन के, पब्लिक सर्वेंट बन के काम कर रहा है, और वहां से रिमूव कर दिया, तो फिर कह रहा है यहाँ पर भी कोई काम नहीं आपका। इसके अलावा अगर वो इंडल्ज पाया जाता है किसी चाइल्ड लेबर में, सपोज करो, इंडल्ज का मतलब ये है कि सपोज करो खुद नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा है, पार्टिसिपेट कर रखा है खुद ने, ठीक है। और यहां पर एक 5th पॉइंट जोड़ा गया है, इसको अंडरलाइन कर लो चाहे तो, इस साल लगा लो इस पे। इसमें एक चीज लिखी हुई है, इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का पहले से वो मैनेजमेंट का पार्ट रहा है, तो उसको मेंबर नहीं बनाया जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा, फिर वो घपलेबाजी करना चालू कर देगा, करप्शन चालू कर देगा उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं CWC का पार्ट बना हुआ है। तो सबसे पहली, अब वो किसी के फेवर में जाएगा क्या,
तो फेवर में अगर जाएगा ना, कहीं डिसीजन लेगा, तो सबसे पहले अपने केयर इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखते हुए करेगा। इसलिए कह रखा है कि वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होना चाहिए CWC के अंदर, कहीं पर उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसमें उसे बनाया जा रहा है। अगर वहां पर बन जाएगा तो दिक्कत आएगी नहीं आएगी। जैसे आप RJS बना दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है कि कभी आपको, उसके अलावा कहीं पर भी पोस्ट रख दी जाती है, लेकिन आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाते। आगे देखिए, फिर इसने कह दिया कि भाई अब देखो यहां पर कुछ और भी चीज है, फिफ्थ क्लॉज में और भी चीज डाल दी है इसी क्वालिफिकेशन को लेकर के। कह रहा है कि अगर क्वालिफिकेशन ऐसी है, फिफ्थ क्लॉज में और एक्सप्लेन कर दिया कि सपोज करो हमने तो अपनी तरफ से बना रखी है, लेकिन वहां पे पहले से ही कुछ रूल रेगुलेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के बने हुए हैं। उन्होंने कह रहा है कि 7 साल का एक्सपीरियंस तो सही है, 3 साल की तुम्हारे पास डिग्री भी चलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको, जैसे कि आजकल नई नई चीजें आ गई हैं, जैसे कह रखा है कि कंप्यूटर का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। किसका बता दिया? तो कह रहे हैं RSCIT का जो कोर्स है वो आपको आना होना चाहिए, तो फिर आपको वो करना ही पड़ेगा। वो क्या है, अदर स्टेट की क्वालिफिकेशन है, वो कंपलसरी कर दिया आज के टाइम पे, कर दिया ना। जब भी आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे तो आज के टाइम पर RSCIT के लिए वो कर दिया है कि आपको कंपलसरी है, ये तो आपने कोर्स किया ही हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, आपके लिए नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरीके से यहां पर एक और चीज बता रखी है 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट में बता रखा है कि अगर कोई मेंबर बन जाता है तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए बनेगा? केवल 3 साल के लिए बनेगा। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अब कह रहा है टर्मिनेशन के बारे में, सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन कब होता है? पहले तो उसको सेलेक्ट किया जा रहा था, अभी तक बोर्ड का मेंबर, वो कमिटी का मेंबर नहीं बना था। अब कमिटी का मेंबर तो बन गया है, लेकिन जब उसके पास पावर आ गई तो उसने मिसयूज चालू कर दिया करना। तो अब क्या हो रहा है, इंक्वायरी बैठाई जा रही है उस व्यक्ति के ऊपर, और फिर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान रखो, कमिटी का जो मेंबर चेयरमैन था वो कोई मजिस्ट्रेट वजिस्ट्रेट नहीं है। वहां पर प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को एक्सक्लूड कर दिया था, याद हो तो आपको, कर दिया था ना। यहां पर एक्सक्लूड नहीं किया किसी को भी। ये डिफरेंस है, सेम ही चीज है। अगर आपसे वहां क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ क्वेश्चन पूछ ले, तो सेम ही है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीज है। बस क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, तो वो है केवल CWC में कितने मेंबर हो गए? 5 हो गए, एक चेयरमैन, 4 सोशल वर्कर। यहां पर कितने थे? केवल 3। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी सेम, डिस्क्वालिफिकेशन भी सेम। यहां पर टर्म्स बता रखी है, ध्यान रखना, मेंबर कितने टाइम के लिए रहेगा? वो 3 साल के लिए। लेकिन वहां पर ऐसा था क्या? वहां पर कह रहा है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वहां पर टर्म टाइम पीरियड नहीं बता रखा कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो व्यक्ति रहेगा। तो एज मे बी प्रिस्क्राइब का मतलब है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशंस फॉलो करेगी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं है, यहां तो सीधा ही सब्सटेंटिव लॉ बना दिया उसे। समझ में आता है ना सब्सटेंटिव लॉ और रूल रेगुलेशन में क्या अंतर होता है? जैसे कि अभी आपको एक डिफरेंस बताता हूं, बहुत अच्छी चीज। अभी बिल पास हुआ था दिल्ली में, दिल्ली के अंदर एक बिल पास हुआ है, याद है? वो कह रहे हैं कि केजरीवाल के अगेंस्ट है ये, तो ये दिल्ली की जनता को क्या कर देगा, उनको उनकी स्वतंत्रता को छीनने वाला ये बिल बना दिया है, यहाँ पर तानाशाही चल रही है। तो एक बिल पेश किया गया था अभी कुछ टाइम पहले, वो लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। और आपको शायद अगर जो जेलों में आ रहे हो तो उनसे अभी कुछ टाइम पहले सर भी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर आपका 239A के बारे में। याद है क्या कुछ? शीला जी बताओ। स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है दिल्ली को, आपकी को यूनियन टेरिटरी है ना वो भी, लेकिन स्पेशल स्टेटस है, उसको स्पेशल स्टेट के अंदर आता है वो, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा पावर होती है, ये तो पता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले वहां पर रूल रेगुलेशंस जो चलते थे, रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं कि उन वो मैंडेटरी नहीं होते, और इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करे नहीं करे वो तो डिपेंड करेगा।
अब माने माने नहीं माने, लेकिन क्या आप कोर्ट के पास जा सकते हो उसको लेकर के? केजरीवाल ने किसी टाइम पर कहा था इस बात को लेकर के कि गवर्नर कौन है, दिल्ली की बात तो हम हैं, दिल्ली के मालिक कौन है, हम हैं। तो उसने ऐसे कैसे कह दिया? क्योंकि केवल वहां रूल रेगुलेशंस थे, वहां पर केवल कह रखा था कि दिल्ली में सारे काम जो हैं अगर किसी मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाएंगे तो उसकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? गवर्नर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन अधिकारी वही है वहां पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो। तो वहां पर ये था, लेकिन वो क्या कह रहा था कि दिल्ली के मालिक कौन? केजरीवाल कह रहा है कि हम हैं। तो वहां पर क्यों कह पा रहा था वो? क्योंकि लॉ के अंदर तो कहीं ये चीज लिखी नहीं है। अब वो रूल रेगुलेशंस हैं, अब उसको लेकर के आप कोर्ट में चैलेंज कर नहीं सकते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या तरकीब निकाली? उन्होंने उन्हीं रूल रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए क्या बना दिया? उनको सब्सटेंटिव लॉ बना दिया। अब वो मैंडेटरी हो गए कि नहीं हो गए? अब क्या कह सकता है वो दिल्ली के मालिक हम हैं? अब नहीं कह सकता, क्योंकि अब कंट्रोल किसका है वहां पर? सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। समझ में आया रूल रेगुलेशन में और इसमें क्या डिफरेंस होता है? वही चीज होती है ये। आगे देखिए, सेम ही चीज है यहां पर भी। एक चीज देखो, इसका थर्ड पॉइंट के अंदर एक चीज लिखी हुई है कि मीटिंग जब हो रही है तो मीटिंग में कितनी सिटिंग्स ली हो उसने, कितनी अटेंडेंस हो उसकी? 75%। तो 75 ध्यान मत रखना, 3/4 का ध्यान रखना है, ठीक है? 3/4, तो वो 75 ही होता है होने को तो, लेकिन 3/4 लिखा हुआ है तो 3/4, नहीं तो अगर वहां पर जैसा ऑप्शन आए उस अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है? पर एक चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली को अंडरलाइन कीजिए, वहां पर लिखा हुआ है 3 मंथ। अगर वो 3 महीने तक, दो है वहां पर ऑप्शन, अगर वो लगातार 3 महीने तक नहीं आया और वो उसके पास कोई रीजन नहीं है, तो फिर क्या होगा उस केस में? उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कॉन्जिक्यूटिवली जरूरत नहीं, अब अगर वो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, लेकिन उसकी एब्सेंट कितनी रह गई? 75% हो गई, 3/4 हो गई, ठीक है, 3/4 हो गई, तो उस केस में भी उसे निकाला जा सकता है। तो दो ऑप्शन है, ये आपको याद रखने हैं, ये प्री का क्वेश्चन है आपका। बाकी मैंने एक 8th पॉइंट वहां पर भी बताया था, सेम यहां पर है। डीएम के रिगार्डिंग आपको एक अलग से प्रावधान दिया गया है, ये 2021 में ही आया था, बताया था वहां पर भी मैंने। सेम ही प्रोविजन है, यहां पर भी कह रखा है कि डीएम को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, वो क्वार्टरली रिव्यू कर सकता है ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए। यही बात हमने सेक्शन नंबर किस में पढ़ी थी? सेक्शन नंबर कौन सा है? ट्रांसपेरेंसी को लेकर के स्पेशल प्रोविजन, बताइए शीला जी। ज्योति जी बताइए, कौन सा सेक्शन था? सेक्शन नंबर कौन सा था? सेक्शन नंबर 16। याद आ गया? तो वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है, ठीक है? आगे देखिए, इसमें कुछ और भी चीज दे रखी है, जैसे कि वहां पर आपने सेक्शन नंबर 8 में पढ़ी थी कुछ पावर और फंक्शंस के बारे में, पता है ना आपको? जे बोर्ड के पावर फंक्शंस कहां बता रखे थे? सेक्शन नंबर 8 में। यहां पर पावर फंक्शंस के बारे में जो बताया हुआ है, तो स्पेशली तो अलग से कोई पावर फंक्शन नहीं बताया इसने, डायरेक्टली इसी के अंदर लिख दिया। और क्या लिख दिया कि सीआरपीसी की जो पावर्स किसी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को, मतलब एमएम जेएमएफसी को मिलती, तो सेम कमिटी को भी वही पावर मिलेंगी। जैसे कि अरेस्ट करने की पावर, जैसे कि समन करने की, कहीं पर सर्च करने की, जो भी पावर्स होती हैं जो सीपीसी में सीआरपीसी में मिलती हैं, किसको? जेएमएफसी को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, या किसको? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को। सेम पावर इस कमिटी के मेंबर्स को भी मिलेंगी, ये सब सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ। देखो क्या लिखा है, कमिटी शैल फंक्शन एज अ बेंच, कमिटी जो है वो एज अ बेंच होगी, और पावर जो सीआरपीसी में दे रखी होती किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, सेम उसी को ये यूज करेगी, ठीक है? अब है सबसेक्शन नंबर, तो यहां पर टर्मिनेशन लिख दिया था हमने,
8 में डीएम की पावर्स के बारे में, ठीक है। 9 जो है आपका वो बताता है पावर अंडर सीआरपी, लिख दो ऐसे ही। और 10वां पॉइंट जो है आपका वो बता रहा है, अंडरलाइनिंग कीजिए यहां पर, ग्रीवांस रेड्रेसल अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर एक और पावर दी गई है, पहले ये नहीं था सिस्टम, अब एक और नई पावर दी गई है। अब आपको पता होगा कि इन जनरल क्या होता है कि अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट हो जाए, सपोज करो आपके बच्चे को कोई उठा के ले जाए और कमिटी जो है, कमिटी ने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया, मतलब जो शेल वाली बात है, मैंडेटरी थी इंफॉर्मेशन देना उसको, बच्चे को जहां भेजना था वहां भेजना, वो काम नहीं की उसने, और क्या कर दिया, बच्चे का अहित कर दिया, या उसके जो गार्जियन है उनको कोई नुकसान हो गया उसकी वजह से, तो वो केस करेंगे कि नहीं करेंगे उसके ऊपर? तो डिस्प्यूट हो गया उनका, तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कौन करेगा? तो उसके लिए डीएम को ही रखा गया है। और उस डीएम को क्या बोला गया है, जब वो सॉर्ट आउट करेगा ऐसे केस को, तो उसको बोला है ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी। इसलिए लिखा हुआ है डीएम शैल बी द ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी। अब ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी की जो पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं? वो डीएम होता है, ठीक है। अब ये करेगा क्या? तो कह रहा है कमिटी जब फंक्शन कर रही है तो उस टाइम पर कोई कर दिए होंगे, उसने अपनी तरफ से पावर का मिसयूज कर दिया होगा, तो उससे क्या हो गया, अफेक्ट हो गया चाइल्ड या कोई चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी पर्सन, तो फिर अगर मे फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द डीएम, तो कंप्लेंट तो करेगा ना, सीधी सी बात है, डिस्प्यूट हो गया उनके बीच में, तो फिर डीएम ही सॉर्ट आउट करेगा उसे, ठीक है। कॉग्निजेंस लेगा, कमिटी के खिलाफ एक्शन लेगा, और पार्टी को भी सुनेगा। किस पार्टी को? जिसने कंप्लेंट की है, कमिटी को तो सुनेगा ही सुनेगा, तो उसको तो सुनने का हक मिलेगा ना, चाइल्ड को या जिसको भी अफेक्ट हुआ है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन नंबर 27 है। यहां पर लिख लीजिए जी, क्लियर। अब देखिए प्रोसीजर इन रिलेशन टू द कमिटी। अब देखो यहां पर ये बात जो थी, आपको पूरा का प्रोसीजर है, ये कहां लिखी हुई थी, आप ऐसे लिख लो, सेक्शन नंबर 4 सेक्शन नंबर 27, ऊपर क्या लिखो, जे बोर्ड, और ये हो गया CWC। अब सेम इसी तरीके की चीजें हैं। अब देखो सेक्शन नंबर 4 के अंदर चीजें थी वो तो आपको पता चल गई थी, लेकिन 5 और 6 जो थे वो एक्सेप्शंस थे, याद है? भूल गए? 5 और 6 एक्सेप्शन थे, तो वो तो काम के नहीं है। लेकिन यहां पर फिर 7 जो है वो प्रोसीजर की बात करता है, और उसी प्रोसीजर की बात कौन कर रहा है? 28 कर रहा है। अब वहां पर और यहां पर क्या डिफरेंस है? कुछ चीजों को लेकर के चीजें बताई हुई हैं, जैसे कि कमिटी जो है, अब कमिटी जब काम कर रही है तो वो अपनी मीटिंग्स करेगी, और मीटिंग से दौरान कुछ चीजें डिसीजन लेगी। बहुत सारे प्रोसीजर जो अपनाए जाते हैं कमिटी के द्वारा, जैसे फाइनल डिसीजन लेने हैं, इंटरिम ऑर्डर लेने हैं, या कोई और एक्शन, विजिटिंग करनी है कहीं जा करके, तो कुछ खुद के भी तो प्रोसीजर हो गए ना, तो उस टाइम पर वो क्या करेगी? अब जे बोर्ड की जब बात आती है तो वो कहती है कि विजिटिंग का जो टाइम होगा, कितनी सिटिंग करनी है नहीं करनी है, वहां पर क्या लिखा हुआ है? एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब जितना उनको लगे उतनी कर ले मीटिंग, जितना जो चीज लगे तो वो क्या करे, रूल रेगुलेशंस को ध्यान रख के उनको फॉलो करते हुए क्या कर सकती है? मीटिंग्स कर सकती है, सेटिंग कर सकती है अपनी जितनी चाहे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या कह रखा है? यहां पर बता रखा है आपको कि कम से कम उसे 20 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? मीटिंग करनी पड़ेगी। और कितने महीने में? 1 महीने के अंदर अंदर 20 मीटिंग तो उनको करनी ही। अब भाई 20 मीटिंग तो मान लो संडे संडे और सैटरडे छोड़ दो, तो 8 दिन तो ये खत्म हो गए उनके, तो 20 दिन भी नहीं रुकेंगे क्या वो?
लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि सपोज करो कहीं विजिटिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चों को देखने जा रहे हैं, तो वो चीजें भी क्या होंगी, इसी मीटिंग के अंदर काउंट हो जाएंगी, क्योंकि हर रोज मीटिंग करेंगे और विजिटिंग भी करेंगे तो पागल हो जाएंगे वही। तो उन्होंने क्या कह दिया, इसी के क्लॉज 2 में बता दिया, कह रहे जितनी भी मीटिंग करेंगे या मीटिंग नहीं कर रहे, कहीं पर विजिट कर रहे हैं, तो उसको भी मीटिंग ही मान लिया जाएगा। देखो क्या लिखा है, तो अंडरलाइन कीजिए पहले तो एटलीस्ट शेल लिखा हुआ है, शेल का मतलब मैंडेटरी हो गया इनके लिए, वहां पर नहीं था ऐसा कुछ भी। तो मैंडेटरी में कितना बता रखा है, 20 दिन को लिखो इन अ मंथ। और कैसे करनी है, तो कह रहा है रूल रेगुलेशन जो प्रोसीजर बता रखा है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच और ये सारी चीजें आप जानते हो इन चीजों के बारे में, तो वो सारी चीजें हो गई। लेकिन क्या कह रखा है कि अगर विजिट करनी है, सपोज करो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को विजिट करना है उनको, तो जो विजिट करा गया है वहां पर चेक किया गया है, जहां पर किसी बच्चे की भलाई के लिए, सपोज करो उन्होंने किसी बच्चे को फिट फैसिलिटी में कहीं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेज दिया, तो अब उनको विजिट करना है, चेक करना है कि बच्चा कैसा रह रहा है कैसा नहीं रह रहा, तो वो विजिट भी इसी के अंदर काउंट हो जाएगी। ये कौन बताता है आपका, सब सेक्शन नंबर 2। 1 क्या बता रहा है, 20 डेज की मीटिंग की बात करता है, सेक्शन नंबर 7 में बताई हुई है बातें, ठीक है। कब, तो कह रहा है विद इन अ मंथ, ठीक है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है, विजिट डीम्ड टू बी अ मीटिंग या सिटिंग, सिटिंग शब्द लिखा है ना, सिटिंग का मतलब मीटिंग सही है, लिखा हुआ है वहां पर, शेल बी कंसीडर एज अ सिटिंग ऑफ द कमिटी, ठीक है। उसको अंडरलाइन करना चाहो तो कर लो। बाकी लिखा हुआ है कि अब सेम वही प्रोसीजर है, आपने देखा था कि सपोज करो जेजे बोर्ड के सामने किसी बच्चे को लाया जाता है, तो क्या वहां पर अगर जेजे बोर्ड के मेंबर तो नहीं लेकिन इंडिविजुअल कोई मेंबर है, तो उसके सामने क्या बच्चे को प्रोड्यूस किया जा सकता है सीसीएल की कैटेगरी के को, तो सेम ये भी कह रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या कह रखा है, मे बी प्रोड्यूस बिफोर अ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कमिटी, और वही व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, चिल्ड्रन होम फिट पर्सन, अगर वो सेशन में नहीं है तो वहां पर उनको भेज सकता है। क्लियर है बात, तो यहां पर आप लिख सकते हो इंडिविजुअल मेंबर के CNCP प्रोड्यूस बिफोर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द कमिटी। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द, आगे देखिए, अब ओपिनियन वाली बात भी बताई थी मैंने, सीआरपीसी का सेक्शन भी रेफर किया था उस दिन भी, सेक्शन नंबर 390 कौन सा बताया था मैंने, सीआरपीसी का सेक्शन भी मेंशन किया था उस दिन भी, मैंने कहा था कि इसे चेक जरूर कर लेना, लेकिन शायद मुझे पता है बहुत ईमानदार आदमी हो तो चेक तो किया ही नहीं होगा। इसके बगल में लिख सकते हो सीआरपीसी सेक्शन नंबर 392, याद रहेगा ये, पूछा जाता है इन जनरली। फिर भी कहूंगा चेक जरूर कर लेना, इसे वेरीफाई करने से बार बार चीजें रिकॉल होती है ना, तो याद हो जाती है रिकॉल करने से। आगे देखिए, यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात हो रही है, तो अगर सपोज करो मेंबर कितने यहाँ पर 5 हैं, तो हमेशा जनरली क्या होता है, जितनी भी बेंच बनती है ना, बेंच में हमेशा जनरली क्या होता है, ऑड नंबर में बेंचेस बनती हैं। कितने में बनती है, ऑड नंबर में बेंचेस बनती हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे हाई कोर्ट की हो, कोई भी हो। कैसे बनेंगी, 1 3 5 7 ऐसे करके, कभी भी 2 की नहीं बनती, और जब 2 की बन जाती है तो फिर वहां पर उनको तीसरा जोड़ना पड़ता है अगर डिफरेंस ओपिनियन निकल जाते तो फिर वो होता कैसे है, वो इसी तरीके से होता है। देखिए क्या लिखा है इसके लिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर ऑफ द कमिटी एट द टाइम टेकिंग द डिसीजन, अंडरलाइन कीजिए, मेजोरिटी शैल प्रिवेल। अगर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं तो मेजोरिटी प्रिवेल करेगी। सपोज करो 2 कुछ कह रहे हैं 3 कुछ कह रहे हैं, क्योंकि 5 मेंबर हो गए ना यहाँ पर, तो 5 में से 2 कुछ कह रहे हैं 3 कुछ कह रहे हैं, तो 3 वाली जो है मेजोरिटी बन गई तो प्रिवेल हो जाएगी, वही उनका डिसीजन फाइनल होगा। और अगर सपोज करो मेजोरिटी है ही नहीं, सपोज करो एक व्यक्ति एब्सेंट हो गया उनमें से, तो कितने रह गए, अब 4 रह गए, 2 कुछ कह रहे हैं 2 कुछ कह रहे हैं, तो उनमें से फिर चेयरमैन चेयरपर्सन बोला है ना यहाँ पे, वहां पर भी प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट था, तो उसी को ही, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, मेजोरिटी
विल शैल प्रिवेल, विल नहीं शैल। और दूसरा क्या था, चेयरपर्सन पर्सन्स डिसीजन प्रिवेल। ठीक, आगे देखिए। अब इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, एब्सेंट हो जाए तो उनमें से कोई, तो कह रहा है एब्सेंट अगर कोई हो गया कमिटी के मेंबर्स में से, तो इन जनरल क्या होता है कि अब कंसिस्ट कर दिया कि भाई 5 मेंबर तो होने ही चाहिए, और 5 मेंबर में से अगर कोई आया नहीं, बीमार पड़ गया, तो क्या उसने कोई ऑर्डर दे दिया तो क्या इनवैलिड कर दोगे उसे? तो कह रहा है कि नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि वकील खतरनाक होते हैं। तो वकीलों को तो बस शब्द चाहिए, उन्होंने पढ़ लिया कि शैल कंसिस्ट, तो कंसिस्ट का मतलब तो 5 मेंबर का होना जरूरी है, लेकिन बाद में इनको ऐसे तरीके से शब्दों को जोड़ना पड़ा जिसमें इंटरप्रिटेशन किया गया कि भैया अगर कोई बीमार है तो इसका मतलब ये नहीं कि पांचों के पांचों ही होने चाहिए उसमें, और उसके डिसीजन को इनवैलिड कर दो आप। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है शैल नो ऑर्डर मेड बाय द कमिटी शैल नॉट बी इनवैलिड। ठीक है, केवल इस आधार पर कि एब्सेंस है। ठीक, लिखा भी है ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है, आगे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है देयर शैल बी एटलीस्ट 3 मेंबर्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। ध्यान रखो इसको, इसे अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर, वहां पर कितने होने जरूरी थे? 3 में से सर 2 जिसमें प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कंपलसरी था फाइनल कंपलसरी डिस्पोजल था, के लिए। लेकिन यहाँ पर मजिस्ट्रेट तो है नहीं है कोई, तो कह रहा है कि कितने ही, पांचों में से कितने होने चाहिए कम से कम फाइनल डिस्पोजल के टाइम पर? 3। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रोवाइजो जो है ये इंपॉर्टेंट है। कितना है? 3 मेंबर्स का होना जरूरी है। कब? तो कह रहा है फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस। ये प्री का क्वेश्चन बन गया। तो जे अब याद आ रहा है ना, जे भी याद आ रहा है और ये भी समझ में आ रहा है ना दोनों चीजों में। आगे देखिए, पावर ऑफ द कमिटी, सेक्शन नंबर है आपका 29। अब देखो सेम ही है, सेक्शन नंबर 8 था वहां पर, यहां पर कितना है? 20। वहां पर पावर फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड था, यहां पर डायरेक्ट पावर की बात कर दी है। और इसने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया है। यहां पर सेक्शन नंबर 8 में ये बात बता रखी है, और सेक्शन नंबर 8 का ही जब पार्ट 2 है, वहां पर पार्ट नंबर 2 पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन की बात की गई है, वो सेक्शन नंबर 30 में एक्सप्लेन की गई है इसमें। देखो क्या लिखा है। अब सीधी सी बात है, जो आपने अभी तक ऑब्जेक्ट पढ़ा था, कमिटी के पास पावर क्या होगी, तो कह रहा है डिस्पोज ऑफ केस करने की। डिस्पोजल ही करेगी, किन से डील करेगी करते समय? तो कह रहा है रिहेबिलिटेशन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट, किन के बच्चे? उन बच्चों के सीएनसीपी के बारे में यही सोचेगी, और जो उनकी बेसिक नीड्स है उनका ध्यान रखेगी, बस इतनी सी बात है। क्लॉज 1 में तो ये है। दूसरा कह रहा है, अब यहां पर जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। कह रहा है कि भाई किसी भी लॉ के अंदर कोई भी बात दे रखी है, लेकिन कमिटी को जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, बनाया गया है, उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो होंगे उन्हीं से डील करेगी, जब तक कि अदरवाइज कोई चीज एक्सप्रेस ना कर दी जाए किसी इस एक्ट के अंतर्गत। सपोज करो इसके अंदर कह दिया कि भाई पॉक्सो वाले भी इसको सुन सकते हैं, तो फिर पॉक्सो वाले ही सुनेंगे। कह रहा है कमिटी भी सुन सकती है, तो फिर कमिटी, तो अदरवाइज एक्सप्रेसली मेंशन इन दिस एक्ट। वैसे तो कह दिया कि किसी लॉ में कोई भी बात दे रखी, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज डाल के एक्सेप्शन बना दिया उसका। क्लियर है बात? इन दिस एक्ट, इस एक्ट में लिखा होना चाहिए, ध्यान रखना। तो एक्सक्लूसिव डील कैसे करेगा, तो आपको पता ही है, ये बात तो हमने पहले ही पढ़ी थी, सेक्शन नंबर 1 में भी पढ़ी थी। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो सेक्शन नंबर 8 भी यही बात कर रहा था। सेक्शन नंबर 8 का क्लॉज 1 याद है आपको? सेक्शन नंबर 8 का क्लॉज 1 जो बात कर रहा था एक्सक्लूसिवली डील किससे करेगा, वही बात जो है सेक्शन नंबर 29 में की गई है। और अब जो पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन की जो बात की गई थी, वो जो
सेक्शन नंबर 8 में की गई थी वो 30 में की गई है। अब देखो फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बताता जाऊंगा, सुनते जाओ। कॉग्निजेंस लेने की पावर, कॉग्निजेंस समझते हो ना, एक्शन लेना, ठीक है, संज्ञान लेना और रिसीव करना चाइल्ड को, इनकी ड्यूटी है, कंपल्सरी ड्यूटी है। तो दूसरा है इंक्वायरी करना। अब ये जो लिखा हुआ है कंडक्टिंग इंक्वायरी, अपन ने इंक्वायरी कहां पढ़ी थी, जे बोर्ड का जब करती है तो 14 में पढ़ी थी। यहां पर लिखो सेक्शन नंबर 36। अब ये जो इंक्वायरी करेगी वो तो जे बोर्ड की थी, यहां पर ये इंक्वायरी करेगी तो सेक्शन नंबर 36 के अकॉर्डिंग करेगी, ठीक है। दूसरा है डायरेक्शन किन किन को दे सकती है। अब ये डायरेक्शन आपने देखा वहां पर भी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनवाने के लिए कहती थी ना, कितने दिन में, एक जगह 14 और एक जगह 15। 15 कहां दी, सेक्शन नंबर 8 में दे रखी थी, और 14 वाली बात कहां दे रखी थी, तो सेक्शन नंबर 12 में दे रखी थी। ठीक है, आगे देखिए 2 वीक्स लिख रखी थी, 2 वीक्स वहां दे रखी थी और वहां 15 डेज लिख रखी थी। सेम ही यहां पर भी 15 डेज मिलेगा आपको पढ़ने को। आगे देखिए इंक्वायरी करने के लिए वहां पर भी डिक्लेयर कर सकता था फिट पर्सन को। भाई इंक्वायरी करेगा तो उस इंक्वायरी के दौरान किसी फिट पर्सन के पास उस बच्चे को छोड़ना पड़ता है ना, तो उस दौरान की बात कर रहा है। तो सेम यही चीज यहां पर बता रखी है, वहां पर भी पावर थी, यहां पर भी पावर है। आगे देखिए डायरेक्टिंग प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड इन अ फॉस्टर केयर, तो वहां पर भी आपने फॉस्टर फैमिली फिट पर्सन की बात करी थी, सेम यहां पर भी है कि ये क्या कर सकती है, किसी बच्चे को प्लेस करने के लिए, मतलब किसी प्लेसमेंट पर बच्चे को वहां भेजने के लिए किसी फॉस्टर फैमिली को डिक्लेयर करेगी पहले तो। फॉस्टर फैमिली का मतलब यहां पर, जैसे पन्ना धाय का नाम सुना है तुमने, पन्ना धाय, शायद नहीं, या शायद हाँ, पन्ना धाय जो थी वो एक फॉस्टर पेरेंट्स थी, दूसरे के बच्चे को पालती थी। पन धाय, धाय माँ सुना है, दाई माँ, वही तरीके की चीज है ये फॉस्टर फैमिली, आज के टाइम पर इसे फॉस्टर फैमिली कह दिया इन्होंने। और फॉस्टर पेरेंट्स भी होते थे, मतलब जब कोई घर वाले नहीं संभाल पाते थे ना अपने बच्चों को, तो वो क्या करते थे, अपने बच्चे को किसी और को दे देते थे, वो उनके बच्चे को पालता था, ठीक है। तो अब जो बच्चे को पाल रहा है तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसमें वो फिट पर्सन होना चाहिए, तो ये पेरेंट्स खुद कर लेते थे पहले, लेकिन आजकल ये कमिटी कर रही है, कमिटी डिक्लेयर कर रही है, क्योंकि पेरेंट्स तो कर ही नहीं रहे ना। तो कमिटी ये डिक्लेयर कर रही है कि ये व्यक्ति जो है फिट है और ये अपने पास इस बच्चे को फैमिली एनवायरनमेंट देगा, और उसके फैमिली एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके खाने का, पीने का, रहने का, सब बेसिक नीड्स जो है उस बच्चे की, वो सारी प्रोवाइड कौन कराएगी, वो फॉस्टर फैमिली करवाएगी, और उसे ऐसे ही पालेगी पोसेगी जैसे कि उसके पेरेंट्स बायोलॉजिकल, अडॉप्टिव और कौन से होते हैं, हाँ फॉस्टर होते हैं, तो उनकी तरह ही पालेगी, ठीक है। अब यहाँ पर केयर प्रोडक्शन इसकी बात कर रखी है, इंडिविजुअल केयर प्लान बनाने का काम करेगी ये तो आपने देख ही लिया, बच्चा अगर उनके पास आया है तो जब डिसीजन देगी तो फिर इंडिविजुअल केयर प्लान भी बनाएगी, अगर कहीं रिहेबिलिटेट कर रही है तो, कि भाई इस बच्चे की टांग टूटी हुई है सपोज करो, किसी की आंखें नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो कुछ अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा ना उसका, तो इसलिए उसका इंडिविजुअल केयर प्लान बनाना जरूरी है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन जो है उसके पेरेंट्स होंगे तो पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स नहीं है तो गार्जियन, गार्जियन नहीं तो फिट पर्सन, और नहीं तो फिर चिल्ड्रन होम फिट, जो भी है उस अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखो यहां पर ये जो है 7th पॉइंट, इसे अंडरलाइन करो, 7th पॉइंट पे स्टार लगा लो, इसके अंदर कुछ बात बता रखी है, अंडरलाइन कीजिए, कीपिंग इन द माइंड अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब किसी इंस्टीट्यूशन में सपोज करो जगह ही नहीं है, तो जबरदस्ती बच्चे को भेजेगी क्या वहां पे, 50 लोगों की सीट फिक्स कर रखी है उस इंस्टीट्यूशन में, तो 50 से 51 कर देगी क्या ये, अपनी तरफ से नहीं कर सकती, इसलिए कह रखा है
कि जब भी कोई ऐसा ऑर्डर देगी कि भाई बच्चे को वहां भेज दो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, तो इस बात का ध्यान रखेगी उसमें कैपेसिटी कितने बच्चों की है, ठीक है ना। तो उस चीज के बारे में लिखा हुआ है सेलेक्टिंग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन। जो भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा सेक्शन नंबर 41 में, कि रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होते कौन से हैं। मतलब जो रजिस्टर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट के अंदर, उन्होंने जो रजिस्टर्ड कर रखे हैं वो सारे इंस्टीट्यूट इसके अंदर आ जाएंगे। तो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट जो है इसको अंडरलाइन कर लो। तो अब ये भाई बच्चे की जिस तरीके की, बच्चा जिस तरीके से उसे नीड है उसके उस तरीके के इंस्टीट्यूट में भेजेगी। लेकिन कैसे भेजेगी, तो वो है बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स एज। अंडरलाइन कीजिए, ये जो लाइन है इसको सारी की सारी को अंडरलाइन कर लो। कैसे भेजेगी, क्या आधार होगा उसका बच्चे को भेजने का इंस्टीट्यूशन में, तो कह रहा है एज के आधार पर, जेंडर के आधार पर लड़की को लड़की के वाले में भेजेगी। अगर एज कम है 5 साल से कम का है तो फिर उसको वहां नहीं भेजेगी चिल्ड्रन होम में, उसको स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के पास भेजेगी, क्योंकि उसको अडॉप्शन करवाना है ना उसका, इस चक्कर में। दूसरा डिसेबिलिटी, मैंने बताया ना अभी आपको, ग्राउंड हाथ पैर टूटे हुए हैं, विकलांग है, किसी तरीके से हैंडीकेप्ड है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और नीड्स के आधार पर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट में भेजेगी। अब यहां पर अंडरलाइन कीजिए एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शन विजिट पर मंथ। अब जहां पर उस बच्चे को भेजा गया है ना वहां पर जाएगी, ये सेम जे बोर्ड में भी दे रखा था ना, यहां पर भी 2 विजिट करने के लिए क्या रखा है। वहां पर एक ही विजिट थी शायद और यहां 2 है। वहां पर एक विजिट थी, यहां पर 2 विजिट बता रखी है इन्होंने, एक बार चेक जरूर कर लेना। और सेम चीज है कि विजिट करेगी तो वहां पर कोई इंप्रूवमेंट की बात लगेगी तो इंप्रूवमेंट की डायरेक्शन देगी, आगे कह देगी स्टेट गवर्नमेंट को या डीसीपीओ को, ठीक है, उसको कहेगी भाई यहाँ पर इंप्रूवमेंट करो, इसमें इंस्टीट्यूशन में दिक्कत आ रही है। सॉरी, हाँ दोनों, अच्छा दोनों को, हाँ हाँ ओके। आगे देखिए 9th पॉइंट के बगल में लगाइए सेक्शन नंबर 35 लिखो इसके बगल में, सेक्शन नंबर 35। ये क्या कर रही है कि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स इतने फिट नहीं है, फिट का मतलब साउंड माइंड नहीं है, या तो या वो इकोनॉमिकली क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को तो अपने पास रख नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं वो अपने बच्चे को सरेंडर कर रहे हैं। देखो अंडरलाइन करवाऊंगा मैं आपको बाद में सरेंडर और अबंडन शब्द को, मैं इनके बारे में अलग से बताऊंगा अभी कि सरेंडर्ड और अबंडन क्या होते हैं। अबंडन अलग चीज होती है, सरेंडर अलग होती है, और एक होता है ऑर्फन। इन 3 चीजों के बारे में आप सेक्शन नंबर 38 में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कह रखा है कि भाई सरेंडर चाइल्ड अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए डिक्लेयर कर सकता है, ये अथॉरिटी किसके पास है, कमिटी के पास है, कि वो डिक्लेयर कर सकती है बच्चे को सरेंडर्ड पर्सन या सरेंडर्ड चाइल्ड डिक्लेयर कर सकती है। और यहां पर ध्यान ये भी दिया जाएगा, रिकंसीडर शब्द जो यूज किया गया है आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनको जब वो बच्चे को अगर सरेंडर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने बच्चे को नहीं पाल सकते, आप ही ले जाओ इस बच्चे को, तो अगर वो दे रहे हैं ना तो अब अपने पास तो रखेगी नहीं, वो क्या करेगी, उसे अडॉप्ट करवाएगी ना कहीं, तो कहीं ना कहीं भेजेगी उसे। तो उस टाइम पीरियड के लिए क्या कहेगी, भाई ऐसा करो तुम पहले रिकंसीडर कर लो और 2 महीने ध्यान रखो अपने बच्चे का, सोच समझ के ही डिसीजन लो। कहीं भावुकता में आकर के कह रहे हो कि हम तो पाल ही नहीं सकते, गुस्से में आ गए और कह रहे हो कि भाई अब तो बच्चे को हमें नहीं रखना अपने साथ, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप इस चीज को ध्यान में रखो, 2 महीने का टाइम पीरियड दिया जाएगा। फिर देखिए 10th पॉइंट इसका, यहां पर कह रखा है देखो, यहां पर बता रखा है कि सबसे पहले तो वो एफर्ट्स करेगी अगर कोई बच्चा घर से भाग के आ गया है, जैसे अबंडन चाइल्ड और लॉस्ट चिल्ड्रन की मैंने बात करी, जैसे कि एक तो भाग के आ गया है खुद और दूसरा खो गया है, भागा नहीं है, तो 2 शब्द दे रखे हैं अबंडेंट और लॉस्ट चिल्ड्रन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर कोई भाग के आ गया है या वो घर से बिछड़ गया है, घर वालों से छूट गया है कुंभ के मेले में, तो फिर अगर ये मिल जाते हैं कहीं पर, तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लास्ट रिसोर्ट। हाँ तो फिर वही तो है, वही तो काम करेगा यहाँ पे अब।
तो कह रहा है कि सबसे पहले कहां भेजेंगे, सबसे पहले हम उसको रिपेट्रिएशन या रिहेबिलिटेशन करवाएंगे, कहां पर, किसी इंस्टीट्यूशन, उसका घर, उसके घर वालों को भेज देंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसलिए लिख रहा है इंश्योरिंग दैट ऑल एफर्ट आर मेड फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ अबंडन। तो रिस्टोरेशन का मतलब क्या है कि उसकी फैमिली के पास, जहां से वो बिछड़ गया है, वापस उनके पास भेज देंगे। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ ऑर्फन अबंडन सरेंडर चाइल्ड एज अ लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, सेक्शन नंबर 38 लिख लो इसके बगल में। ये याद रहेंगे आपको सेक्शंस, जब मैं दोबारा बताऊंगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इनको पढ़ने में। तो 38 के अंदर बता रखा है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, उसका एक टाइम पीरियड है, उसकी इंक्वायरी करने के बाद तब पता चलेगा कि किस बच्चे को क्या करना है। ठीक है, कि क्या उस बच्चे को जो 6 साल से, सपोज करो बच्चे तो 15 साल का भी आ रहा है, किसके सामने, सीडब्ल्यूसी के सामने, तो किस बच्चे को अडॉप्ट किया, अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री करा जाएगा। देखो ध्यान रखो, लीगली फ्री का मतलब क्या है यहाँ पर, लीगली फ्री का मतलब है कि उसको पूरी तरीके से सारी इंक्वायरी करने के बाद ही, ऐसा नहीं कि बच्चा मिल गया और उसे को अडॉप्शन के लिए आपने कह दिया कि हाँ इसे आप अडॉप्ट कर सकते हो। कोई भी, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज हैं, उस बच्चे को पूर्ण रूप से फ्री कर दिया जाए हर तरीके से, कि उसके घर वाले मिल ही नहीं रहे हैं, ये कंपलसरी अब कोई क्लेम करने वाला ही व्यक्ति नहीं। नहीं तो बाद में आप किसी के बच्चे को उठा लाए और उन्होंने अडॉप्ट करवा दिया कहीं पर, तो वो घर वाले चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे कमेटी के पास, तो फिर क्या काम आएगी वहां पर, डीएम काम आएगा, बताया था ना मैंने अभी। फिर वहां पर ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी बन जाएगी और डीएम वहां पर उसका निपटारा करवाएगा कि क्या करवाया इन्होंने। ठीक है, आगे देखिए 11 पॉइंट, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई अभी तक तो हम देख रहे थे बच्चों को पार्टीज ला रही थी, अब पार्टीज नहीं ला रही, पार्टीज इन द सेंस या तो डीसीपीयू, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी नहीं, वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, या कोई भी जिसको भी बच्चा मिल गया है कहीं पर अनाथ, या उसको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से भाग के आया है, कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस के लिए बता रखा है कि तब तो बच्चों को डायरेक्ट कमिटी के सामने पेश किया जा रहा है, तो कमिटी एक्शन ले लेगी। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है कि कमिटी को किसी तरीके से पता चल गया खुद को ही, तो फिर क्या कर रही है, अब बच्चे को तो प्रोड्यूस नहीं किया किसी ने, तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है, मतलब खुद ही एक्शन ले सकती है उस बच्चे को लेकर के, और उस बच्चे को जहां पर दिखेगा वहां से ले आएगी वापस खुद ही। तो उसके लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस और रीच आउट द चिल्ड्रन, जहां पर बच्चे को वैसे तो आ नहीं रहा, लेकिन रीच आउट मतलब खुद ही बच्चे के पास पहुंच रहे हैं वो लोग। इसके लिए अलग अलग तरीके की बैन, मोबाइल बैन और ये चलाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, तो वहां पर सेंटर लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में ये है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है कि अगर ऐसे कॉग्निजेंस लेने हैं उनको डायरेक्ट किसी बच्चे को लेकर के, तो वहां पर मेंबर्स का होना कितना जरूरी है, तो कह रहा है कम से कम 3 मेंबर हों जिन्होंने इस तरीके का फाइनल डिसीजन लिया है कि भाई इस बच्चे को क्या करो, इसके लिए इंक्वायरी करो कॉग्निजेंस। ये अंडरलाइन कर लो आप, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कोई दूसरा ला रहा था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप खुद ही ये काम कर रहे हो, पता चले बच्चों को ले जाकर के कुछ और ही काम करवा रहे हो आप, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स को रखा गया है कि कम से कम अगर ऐसा कोई कॉग्निजेंस लेना है किसी बच्चे के लिए तो 3 मेंबर्स का होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहां पर अब लिख लो, अंडरलाइन करो, नीचे लिखा हुआ है एक एक्ट का नाम पॉक्सो, अंडरलाइन करो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यहां पर कौन से बच्चे आएंगे, अब ऐसे बच्चे, अब आपने देख लिया सीएनसीपी के बच्चे कौन से होते हैं जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत हो। अब मान लो किसी बच्ची का रेप हो गया हो जो 16 साल से कम की है, 18 साल से कम की है, तो वो पॉक्सो में ही तो आएंगे। तो उनका अगर ऐसा कुछ हुआ उनके साथ तो उनसे डील कौन करेगा, सीएनसीपी की कैटेगरी में। अगर उस बच्चे ने किया होता तो वो किस में आ जाता, सीसीएल की कैटेगरी में आता, तो फिर उसे जेजे बोर्ड डील करती, लेकिन बच्चे के साथ वो विक्टिम बन गई है। ठीक है, तो फिर ये सीएनसीपी की केस भी ये डील कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब बच्चा अगर कोई मिल जाएगा इस तरीके का, तो भाई स्पेशल कोर्ट भी अपने पास थोड़ा रखेगी उसे, वो किसके पास भेजेगी ऐसे बच्चे को, सीडब्ल्यूसी के पास भेजेगी।
तो फिर ये क्या करेगा, उसे रिहेबिलिटेट करवाएगा, कहाँ भेजेगा, चिल्ड्रन होम में या कोई स्पेशल जो इनके लिए जगह बना रखी होगी वहां जगह पे भेज देगा। ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है टेकिंग एक्शन फॉर द रिहेबिलिटेशन। आगे देखिए 17 का क्लॉज 2 अपन पढ़ चुके हैं क्या? 17 का क्लॉज 2 क्या कहता है बताओ? बिल्कुल सही है। देखो मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 14 की इंक्वायरी होती है, तो सेक्शन नंबर 14 में जब इंक्वायरी कर लेते हैं तो क्या होता है, ऑर्डर पास करते हैं हम 17 और 18 में इंक्वायरी की बात करते हैं। तो वहां पर इंक्वायरी में पता चला कि निर्दोष है तो सेक्शन नंबर 17 के अंदर जाते हैं, और अगर लगा कि भाई अपराधी है बच्चा तो फिर क्या क्या करते हैं, सेक्शन नंबर 18 में जाते हैं। तो 17 में जाने के लिए क्या करते हैं वो लोग कि वो उसे छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं बच्चे तो सीएनसीपी केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो फिर उसे कमिटी को ट्रांसफर करने की बात होती है ना। तो वही चीज यहां पर बता रखी है कि सीडब्ल्यूसी भी अगर किसी बच्चे जे बोर्ड भी किसी बच्चे को अगर भेज रहा है हमारे पास, तो उनको लेकर के एक्शन कौन ले सकती है, कमिटी ले सकती है। अब इसके ऊपर इसमें स्टार लगा लो, ये पावर कहां बता रखी है अगर ये पूछ ले तो आपसे, सेक्शन नंबर 17 के क्लॉज 2 की बात यहां बता रखी है आपको। अब क्या होता है कभी कभी जब ये सीडब्ल्यूसी काम करती है ना, तो अकेली तो कर नहीं सकती, या इसको सपने तो आते नहीं कि बच्चा कहां पर है, और ऐसे बच्चे कहां मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, इन जनरल इंडस्ट्री एक्ट के अंतर्गत जो भी लेबर ऑफिसर्स होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, पुलिस लोकल पुलिस ऑफिसर जो होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, इनके हर पुलिस थाने में लोग होते हैं, या ये अपना चाइल्ड लाइन सर्विसेज जो होती है इनकी लैंडलाइन सर्विसेज होती हैं, उसका एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए अगर कहीं भी कोई बच्चा पाए तो वो कहां भेज दे, उसे सीडब्ल्यूसी के पास भेज दे। तो वही चीज यहां पर कोऑर्डिनेशन की बात की गई है, कह रहा है कोऑर्डिनेशन विद द पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट, अदर एजेंसीज। ठीक है, आगे देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो केयर इंस्टीट्यूशन में है तो उसके साथ क्या होता है, अब्यूज होता है। तो आपने वहां पे पढ़ा था कि अगर किसी तरीके का कोई बच्चे के साथ अब्यूज हो जाए तो कंप्लेंट किसको करेगी, जेजे बोर्ड को, और जेजे बोर्ड को जब कंप्लेंट करेगी तो वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है जेजे बोर्ड, पढ़ा था ना। सेम उसी तरीके की बात यहाँ के रखी है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई कंप्लेंट के कहीं किसी केयर इंस्टीट्यूशन से आई है कि भाई बच्चे के साथ अब्यूज हुआ है, तो उसको लेकर के कमिटी खुद भी इंक्वायरी कर सकती है, और क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है पुलिस को, डीसीपीयू को, लेबर डिपार्टमेंट को, इन लोगों को। ठीक है, आगे लीगल सर्विस, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लीगल एड वहां पे मिलती है, सेम यहां पर भी दी जाएगी, और आगे कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये एज में भी प्रेस्क्राइब का मतलब ये है कि और कोई फंक्शन रूल रेगुलेशन बनाने होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जो बताएगी फिर वो इनको काम करने पड़ेंगे, वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया, बहुत इजी है और क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी चीजें। तो ये आप देखो कैसे याद रखना है, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 27, 7, 28, 8, 29 और 8 का पार्ट 2, 30 हो गया ना। अब चैप्टर नंबर 6 के बारे में थोड़ी चीजें समझ लो। पंद्रह मिनट है अभी। शीला जी कोई डाउट है कि किसी चीज का, पूछो। ज्योति जी आपको कोई डाउट किसी तरीके का? नहीं सर। नो सर, क्लियर है। ओके, अब इसी तरीके की चीज जो आपने अभी पढ़ी है, देखो वापस देखो चैप्टर नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 4 में बताई हुई कोई डिफरेंस नहीं है। आपने वहां पे पढ़ा था सेक्शन नंबर 10 से पढ़ रहे थे ना अपन, क्या पढ़ा था, एप्रीहेंड के बारे में कि पुलिस पकड़ के लाएगी, वही बात सेक्शन नंबर 31 में बता रखी है। अब ये पकड़ के तो लाएगी नहीं, इनको लोग मिलेंगे और कौन कौन उनको प्रोड्यूस करेगा कहां पर, कमिटी के सामने। ठीक है, अब यहां पर रिपोर्ट की बात की गई थी, इंफॉर्मेशन जो दी जा रही थी सेक्शन नंबर 13 में दी जा रही थी, किन को दी जा रही थी, अगर पकड़ लिया तो उसके माता पिता को, उनके गार्जियन को, या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को, या अदर जो लोग थे उनको दी जा रही थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यही चीज सेक्शन नंबर 32 में क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन जो है उसकी रिपोर्ट, कि अगर कहीं बच्चा कोई मिल गया है, सपोज करो कोई सड़क पे कोई घर के सामने खड़ा है, किसी पार्क में बैठा है और वो बच्चा रो रहा है बहुत तेज तेज,
बस स्टैंड पे मिल गया आपको, आपने देख लिया, तो उसकी इंफॉर्मेशन किसको दोगे? सीडब्ल्यूसी को दो, या तो लोकल पुलिस ऑफिसर को दो, या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, डीसीपीयू, किसी ना किसी को तो दोगे ना। तो किसी ना किसी को उस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, और किसी को भी दे सकते हो ना इंफॉर्मेशन, तो किसी को दे सकते हो, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। आपने क्या कर लिया है, बच्चा आपको मिला है किसी तरीके का, लेकिन उसे आपने अपने चार्ज में रख लिया है। भाई चार्ज में रख रहे हैं तो मोरल ऑब्लिगेशन तो कुछ नहीं है आपकी, लेकिन अपने चार्ज में अगर आपने रख लिया है, तो आपने अपने चार्ज में रख लिया, और दूसरे दुनिया में उसे लोग ढूंढते डोल रहे हैं, और किसी को आप बता नहीं रहे, तो आप उसका अब्यूज भी तो कर सकते हो ना। इसी चक्कर में अपराध बनाया गया है इस चीज को, कि आपने उसे अपने पास तो रख लिया है, लेकिन उसके बारे में किसी को बता नहीं रहे हो। तो फिर ये कह रहा है कि ये जो चीज है, मैंडेटरी शब्द का यूज किया गया है, और ये शैल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये हर एक व्यक्ति के लिए जिसने उस बच्चे को रख रखा अपने पास, जिसको पता है उसके बारे में। अब इसने क्या किया कि उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो कह रहा है कि ये जो है अपने आप में एक ऑफेंस माना जाएगा। और ऑफेंस माना गया क्योंकि शैल लिखा था, आपने मानी नहीं वो बात, तो कह रहा है ऑफेंस तो माना जाएगा, लेकिन इसकी सजा जो होगी वो सेक्शन नंबर 34 के अकॉर्डिंग आपको जो दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, तो कह रहा है कि मैक्सिमम 6 मंथ दी जाएगी, और 10,000 रुपए तक का फाइन भी लगा देंगे हम उसके ऊपर। भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो ना, बच्चे को लेके चले गए और बता नहीं रहे हो आप, तो फिर इस तरीके की चीजें आपके सामने आ गई। ठीक है, बाकी तो ये चीज जो थी, अब इससे बिल्कुल हट करके बातें हैं सारी की सारी। फिर इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा सेक्शन नंबर 35 के बारे में। सेक्शन नंबर 35 जो है वो सरेंडर चाइल्ड के बारे में बताता है। मैंने जैसे आपको अभी शब्दों के बारे में बताया, 3 शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सरेंडर, अबंडन्ड और ऑर्फन, ये 3 ही बच्चों के बारे में यहां पर बात की गई है, जिनको डिक्लेयर यहां पर किया जाता है कैसे तौर पर, एज अ सरेंडर्ड चाइल्ड। नहीं नहीं, सरेंडर चाइल्ड जो है वो, सरेंडर चाइल्ड जो है वो तो केवल डिक्लेयर किया जा रहा है सेक्शन नंबर 35 में। वो जो सरेंडर्ड, अबंडन्ड और ऑर्फन चाइल्ड जो है वो लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन के लिए सेक्शन नंबर 38 में आते हैं। अडॉप्शन करवाना है हमें उनका, क्योंकि वो सरेंडर हो चुका है, या वो अबंडन्ड मतलब उसके घर वाले मिल नहीं रहे तो वो छोड़ के आ गया वहां से, उनके साथ नहीं रह सकता, या वो व्यक्ति जो है वो ऑर्फन है, अनाथ है, तो ऐसे बच्चों का अडॉप्शन करवाना होता है ना। तो ऐसे बच्चों के बारे में जो बात की गई है वो सेक्शन नंबर 38 में की गई है। लेकिन अगर सरेंडर डिक्लेयर करवाना है किसी बच्चे को, तो उसके घर वाले मना, घर वाले तो हैं उसके, सब लोग जिंदा हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम अपने बच्चे को नहीं पाल सकते, तो वो आ रहे हैं कमिटी के पास कि साहब हम अपने बच्चे को आपको सौंपना चाहते हैं। तो जब वो अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर आते हैं, तो फिर ये सेक्शन लागू हो जाता है, सेक्शन नंबर 35। अब कैसे कैसे काम करेगा वो मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा उसका। फिर उसके बाद आता है यहां तक की बात तो अपनी क्लियर है। अब आता है सेक्शन नंबर 14। क्या बता रहा है, इंक्वायरी के बारे में। सेम यही चीज सेक्शन नंबर 36 में बताई। अब देखो, अब आपको केवल 32 तक की इंफॉर्मेशन वाली बात थी, उसके साथ ये दोनों अपने आप जुड़े हुए हैं। इसी को एक्सप्लेन करते हैं सेक्शन नंबर 33 और सेक्शन नंबर 34, इसको एक साथ पढ़ना है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 35 जो है वो अलग है, सरेंडर चाइल्ड की बात कर रहा है। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 14 जो है 36 के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, अब सेक्शन नंबर 14, यहां पर जो इंक्वायरी की जाती है वो किससे रिलेटेड है, सीसीएल की, और यहां पर सीएनसीपी की। यहां पर भी वही टाइम पीरियड पढ़ने को मिलेंगे आपको, वहां पर तो आपने पढ़ ही लिए थे, यहां पर भी सेम प्रोसीजर है। फिर उसके बाद आपका आता है लास्ट सेक्शन नंबर 37, वो कहता है ऑर्डर पास करने के बारे में। अब भाई हमने इंक्वायरी कर ली है तो हमें तो ऑर्डर ही तो पास करने हैं, तो ऑर्डर पास करने की बात जो है आपने यहां पर पढ़ा था 2 ऑर्डर के बारे में, सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 17,
और सेक्शन नंबर 18 यही पढ़ा था ना। अब यहां पर भी जब इंक्वायरी कर लिया आपने किसी के बारे में तो आप डिसीजन तो लोगे। तो डिसीजन क्या लोगे, तो वो डिसीजन जो ऑर्डर पास करने की बात करता है 37 में। अब सपोज करो वो बच्चा CNCP का निकल गया, उसे जरूरत है नीड और केयर प्रोडक्शन की, तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा उसे, उसके बारे में इंक्वायरी करी है तो उसे सरेंडर चाइल्ड भी बनाना पड़ेगा, लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन भी करना पड़ेगा। ये सारे क्या है, ऑर्डर ही तो पास कर रहे हो उसके खिलाफ आप। बहुत तरीके के ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स हैं, चाहे उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालना है, उसे कहीं पर रिस्टोर करवाना है, हर तरीके के जो ऑर्डर दिए जाएंगे वो कहाँ आएंगे, आपके इसी के अंदर आएंगे। किसी भी फिट फैसिलिटी में रखना है, फॉस्टर केयर में भेजना है, चिल्ड्रन होम में या किसी भी जगह पे भेजना है, तो वो ऑर्डर सारे सारे कहाँ आएंगे, सेक्शन नंबर 37 में। और लास्ट मैंने आपको बता ही दिया 38 के बारे में, जो अडॉप्शन की बात करता है। और इस अडॉप्शन के बारे में ही आपको कहां पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा इसका जो लीगली फ्री और फॉर अडॉप्शन किए जाएंगे ना, तो अडॉप्शन तो इन्होंने कह दिया कि भाई इन बच्चों को कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, लीगली तौर पर ये बच्चे फ्री हैं सारे के सारे, उनकी लिस्ट बना दी है। अब ये लिस्ट कहां जाएगी, तो कहता है अथॉरिटी के पास, सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज 7 बताया था ना, तो उसके पास अथॉरिटी के पास जाएगी लिस्ट। ऐसे ही स्टेट के पास भी लिस्ट जाती है, स्टेट अथॉरिटी होती है, तो उनके पास ये अथॉरिटी के पास लिस्ट चली जाती है और वो क्या करते हैं, उनको अपलोड कर देती है वेबसाइट्स पर, वहां से बच्चों को सेलेक्ट कर लेते हैं, या एप्लीकेशन देता है कि साहब हमें बच्चा चाहिए, तो फिर इंट्रा कंट्री अडॉप्शन और इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात जो है चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, कुछ पूछना हो तो पूछिए।